हमारी दुनिया का नक्शा ऐसा लगता है जैसे पत्थर पर खींची कोई लकीर हो, है ना? एकदम पक्का। पर क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये जो महाद्वीप हैं, ये असल में एक बहुत ही धीमी रेस में भाग रहे हैं। आज हम ठीक यही पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसी वैज्ञानिक जासूसी कहानी जिसने पृथ्वी को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। हाँ, तो जब हम दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं तो सब कुछ कितना ठहरा हुआ, कितना परमानेंट सा लगता है। ऐसे ही लगता है ना कि भाई ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये महासागर हैं, ये तो सदियों से हमेशा से यहीं के यहीं हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या हो अगर ये जो ठोस जमीन हमारे पैरों के नीचे है, वो असल में एक बहुत बड़ी धीरे धीरे सरकती हुई पहेली का बस एक टुकड़ा हो? बस इसी एक सवाल ने साइंस की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम शुरू करेंगे एक पहेली जैसी पृथ्वी से, फिर देखेंगे वेगनर का वो क्रांतिकारी विचार क्या था। उसके बाद हम सुरागों की खोज करेंगे, समुद्र के नीचे छिपे रहस्यों को जानेंगे और आखिर में समझेंगे कि हमारा ये ग्रह लगातार मोशन में कैसे है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी चीज से जो सदियों से लोगों की नजरों के सामने थी, पर कोई उसे ठीक से समझ नहीं पा रहा था। कभी अटलांटिक महासागर के दोनों तरफ के जो महाद्वीप हैं, उनके किनारों को, उनके आकार को जरा ध्यान से देखिए। एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आएगा। देखिए, एक तरफ दक्षिण अमेरिका का पूर्वी किनारा और दूसरी तरफ अफ्रीका का पश्चिमी किनारा। ऐसा नहीं लगता जैसे किसी जिक्सॉ पजल के दो टुकड़े हों जो बिल्कुल एक दूसरे में फिट हो जाएं? ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना? बस यही वो कमाल की समानता थी, वो पहली चिंगारी जिसने साइंटिस्ट को सोचने पर मजबूर कर दिया। और मजे की बात यह है कि ये कोई बिल्कुल नया ख्याल नहीं था। सदियों से 1596 में अब्राहम ऑर्टेलियस जैसे मैप बनाने वालों ने भी इस चीज पर गौर किया था। लेकिन बात आई गई हो गई। फिर 1912 में एक जर्मन मौसम वैज्ञानिक आए और उन्होंने इस बिखरे हुए आइडिया को एक प्रॉपर थ्योरी, एक सिद्धांत की शक्ल दी। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो अल्फ्रेड वेगनर से। और दिलचस्प बात यह है कि वो कोई जियोलॉजिस्ट मतलब भूविज्ञानी नहीं थे, वो तो एक मौसम वैज्ञानिक थे। लेकिन शायद इसी वजह से उनके आउटसाइडर नजरिए ने उन्हें वो चीजें दिखा दी जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स भी नहीं देख पा रहे थे। वेगनर ने एक बहुत ही दहाड़े, एक बहुत ही साहसी आइडिया दुनिया के सामने रखा, जिसे उन्होंने नाम दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या महाद्वीपीय विस्थापन। इसका सीधा साधा मतलब ये था कि आज हम जो अलग अलग महाद्वीप देखते हैं, वो हमेशा से ऐसे अलग नहीं थे, बल्कि एक जमाने में ये सब एक साथ एक ही विशाल जमीन के टुकड़े के तौर पर जुड़े हुए थे। वेगनर ने एक ऐसी प्राचीन दुनिया की कहानी सुनाई जहां सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, एक विशाल महाद्वीप जिसका नाम उन्होंने रखा पैंजिया, मतलब सारी जमीन। और ये पैंजिया घिरा हुआ था एक ही विशाल महासागर से, पैंथालसा यानी सारा पानी। फिर क्या हुआ, करीब 20 करोड़ साल पहले ये पैंजिया टूटना शुरू हुआ। पहले ये दो बड़े टुकड़ों में बटा और फिर वो टुकड़े भी आगे टूट के गए और धीरे धीरे खिसक कर आज की दुनिया का नक्शा बना। अब देखिए, सिर्फ एक आइडिया दे देना काफी नहीं होता, है ना? उसे साबित करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं। और वेगनर के पास सबूतों का अंबार था। उन्होंने एक जासूस की तरह पूरी दुनिया से सुराग इकट्ठे किए ताकि वो अपनी बात को साबित कर सकें। पहला सुराग तो वही था जो सबकी आंखों के सामने था, ये जिक्सॉ पजल वाला फिट। और जानते हैं, दशकों बाद 1964 में जब कंप्यूटर्स आए तो उन्होंने भी यही बात साबित की। जब साइंटिस्ट्स ने सिर्फ कोस्टलाइन को नहीं बल्कि पानी के नीचे जो महाद्वीपों का असली किनारा होता है, जिसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, उसको मिलाया, तो भाई साहब फिट तो एकदम परफेक्ट था। अच्छा, अगला सुराग छिपा था चट्टानों के अंदर। वेगनर ने देखा कि सिर्फ किनारे ही नहीं मिल रहे, बल्कि उन किनारों पर जो चट्टानें हैं वो भी एक जैसी हैं। सोचिए, ब्राजील में जो 2 अरब साल पुरानी पहाड़ियां हैं, वो सीधे सीधे पश्चिम अफ्रीका की चट्टानों से मैच करती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी टूटी हुई माला के मोती हों जिन्हें आप वापस जोड़ सकते हैं। और फिर बात आई जीवाश्मों की, यानी फॉसिल्स की। मेसोसारस नाम का एक छोटा सा ताजे पानी में रहने वाला रेप्टाइल था। उसके फॉसिल्स पूरी दुनिया में सिर्फ 2 जगह मिलते हैं, एक दक्षिण अफ्रीका और दूसरा ब्राजील। अब सवाल यह है कि यह छोटा सा जानवर जो सिर्फ ताजे पानी में रहता था, वो 4800 किलोमीटर चौड़ा खारा समंदर कैसे पार कर गया? जवाब बहुत सीधा है, उसने पार किया ही नहीं, वो तो बस उस जमीन पर रहता था जो तब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। और चौथा सुराग मिला पुरानी जलवायु से। आज जहां इतनी गर्मी पड़ती है जैसे कि भारत और अफ्रीका, वहां पर पुराने ग्लेशियर यानी बर्फीली नदियों के निशान मिले हैं।
अब ये कैसे हो सकता है? आज के गर्म इलाकों में बर्फ के निशान? इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि ये जमीन के टुकड़े कभी एक साथ दक्षिणी ध्रुव के पास इकट्ठे थे, जहां उन पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई थी। तो अब सोचिए, वैगनर के पास जिगसॉ फिट था, एक जैसी चट्टानें थी, एक जैसे फॉसिल्स थे और प्राचीन जलवायु के सबूत भी थे। केस तो बिल्कुल सॉलिड लगता है ना, लेकिन इसके बावजूद उस समय के वैज्ञानिक समुदाय ने दशकों तक उनकी इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। पर सवाल है क्यों? इस क्यों का जवाब और वैगनर की थ्योरी का सबसे बड़ा सबूत एक ऐसी जगह छिपा था जहां उस वक्त कोई देख ही नहीं सकता था, समुद्र की गहराइयों में। देखिए, वैगनर की थ्योरी में एक बहुत ही फंडामेंटल कमी थी। वो ये नहीं बता पाए कि आखिर वो कौन सी ताकत है, कौन सा फोर्स है जो इतने बड़े बड़े महाद्वीपों को खिसका सकता है। उन्होंने कुछ अंदाजे लगाए, जैसे कि शायद धरती के घूमने की वजह से या चांद और सूरज के खिंचाव से। लेकिन फिजिक्स के जानकारों ने यह साबित कर दिया कि ये सारे फोर्स इतने कमजोर हैं कि वो एक महाद्वीप को इंच भर भी नहीं हिला सकते। फिर 1930 के दशक में आर्थर होम्स नाम के एक जियोलॉजिस्ट ने एक जबरदस्त आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पृथ्वी के अंदर मैंटल में बेहिसाब गर्मी है। इस गर्मी की वजह से वहां पिघली हुई चट्टानें ठीक वैसे ही घूमती हैं जैसे किसी बर्तन में उबलता हुआ पानी। और ये जो शक्तिशाली धाराएं हैं, ये अपने ऊपर मौजूद जमीन की परत को यानी महाद्वीपों को अपने साथ बहा ले जा सकती हैं। ये वो इंजन था जो वैगनर की थियरी से गायब था। और फिर आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उसके बाद जब साइंटिस्ट ने सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पहली बार समुद्र के फर्श का नक्शा बनाया, तो उन्हें वो सबूत मिला जिसका दशकों से इंतजार था। उन्होंने देखा कि समुद्र के बीचों बीच विशाल पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं और इन पहाड़ों से लगातार लावा निकलकर नई जमीन बना रहा है और पुरानी जमीन को दोनों तरफ धकेल रहा है। इसी को कहा गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी सागरीय अधस्थल विस्तार। और ये एक गेम चेंजिंग खोज थी। इसके बाद तो जैसे सबूतों की बाढ़ आ गई। पता चला कि समुद्र के बीच की ये पहाड़ियां यानी मिड ओशियानिक रिज ज्वालामुखियों से भरी हैं। ये भी पता चला कि रिज के पास की चट्टानें बिल्कुल नई हैं और जैसे जैसे आप रिज से दूर जाते हैं, चट्टानें पुरानी होती जाती हैं। और ये भी कि जो पुरानी समुद्री जमीन है वो गहरी खाइयों में वापस पृथ्वी के मेंटल में समा जाती है। ये पूरा सिस्टम एक बहुत बड़े ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम कर रहा था। इन सभी खोजों को जब एक साथ जोड़ा गया तो जियोलॉजी की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी थ्योरी का जन्म हुआ, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ये थ्योरी कहती है कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी कठोर परत है, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, वो एक सिंगल पीस नहीं है, बल्कि वो कई बड़ी बड़ी प्लेटों में टूटी हुई हैं। और ये प्लेटें नीचे मौजूद गर्म पिघली हुई चट्टानों के ऊपर तैर रही हैं। और हमारे महाद्वीप, वो तो बस इन तैरती हुई प्लेटों के ऊपर बैठे हुए पैसेंजर हैं। और ये प्लेटें आपस में 3 तरह से इंटरैक्ट करती हैं। जहां ये एक दूसरे से दूर जाती हैं उसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं, जैसे अटलांटिक महासागर के बीच में। जहां ये टकराती हैं उसे कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं, और इसी टक्कर से हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ बनते हैं। और जहां ये एक दूसरे के बगल से खिसकती हैं उसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं, जो बड़े बड़े भूकंपों की वजह बनती है। तो सवाल यह है कि ये प्लेटें चलती कितनी तेजी से हैं। तो सुनिए, जो सबसे तेज प्लेट है वो हर साल 5 सेंटीमीटर से ज्यादा खिसकती है। अब सुनने में ये ज्यादा नहीं लगता है ना, पर ये लगभग उतनी ही स्पीड है जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। और जब आप लाखों सालों के स्केल पर सोचते हैं तो इतनी सी स्पीड भी महाद्वीपों को पूरी दुनिया का चक्कर लगवाने के लिए काफी है। तो आखिर में एल्फ्रेड वेगनर बिल्कुल सही थे। ये जो ठोस जमीन हमारे पैरों के नीचे है वो असल में रुकी हुई नहीं है, बल्कि एक बहुत ही धीमी लेकिन एक शानदार सफर पर है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि अगर महाद्वीप आज भी खिसक रहे हैं तो आज से 10 करोड़ साल बाद हमारी ये दुनिया कैसी दिखेगी। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा ये ग्रह कितना जिंदा है और इसकी ताकत कितनी जबरदस्त और कब